हाँ तो नमस्कार बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले जो मेन चीज है, वो जो इससे पहले की जो बातें हैं वो जो याद रखनी है अपने को, वो बातें हम आपको बताते हैं। अधिगम की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। मतलब हर ये प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अधिगम के जो सारे सिद्धांत है इस प्रक्रिया पे ही बेस है, तो इस प्रक्रिया को पहले जानना आवश्यक है। अब हम देखते हैं ये प्रक्रिया। जैसे ये है अधिगम, ठीक है, ये अधिगम है। बच्चा अधिगम करना चाह रहा है, एक बालक है वो अधिगम करना चाह रहा है। अब वो अधिगम कब करेगा? जब उसको प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं से उसको प्रेरणा मिलेगी। वो चाहे उसके परिवार से मिले, आस पड़ोस से मिले, अपने फ्रेंड से मिले, किसी से भी। जब हमको कोई प्रेरणा मिलती है तभी हम अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो जब है हमें कहीं से प्रेरणा मिली, मोटिवेशन हमको मिला, तो हम क्या हुए, हमने क्या किया, हमारा एक उद्देश्य निर्धारित किया, हमने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये करना है। अब ये उद्देश्य निर्धारित कर लिया, हमने लक्ष्य बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कोई टीचर बनना है। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब ये लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम क्या करेंगे? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अनुक्रियाएं करेंगे, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, बहुत रेस्पॉन्स हम करेंगे, ताकि हमें अपना जो है वो लक्ष्य, जो हमने एम अपना डिसाइड किया है, वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रियाएं कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि बाधाएं आना तो स्वाभाविक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हमारा क्षेत्र अभी यहाँ पे सीखना है, अधिगम करना है, तो हमारे क्षेत्र में कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, रेस्पॉन्स हम करते हैं, तो हमारे मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आएगी। वो बाधाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई पैसों से रिलेटेड बाधा हो सकती है, परिवार का सपोर्ट ना मिले ऐसा हो सकता है, समाज का कोई सपोर्ट ना मिले ऐसा हो सकता है, विद्यालय से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर्स अवेलेबल ना हो ऐसा भी हो सकता है, और सहयोगी आपके जो सहपाठी है वो आपकी सहायता ना करे किसी सब्जेक्ट को समझने में, कोई आपको समस्या आ रही है तो वो भी बाधा हो सकती है। एनवायरनमेंट आपको आपके अनुसार नहीं मिले, वो भी एक बाधा हो सकती है। तो बाधाएं तो बहुत सारी हो सकती है, उन बाधाओं को हम गिना नहीं सकते, अनगिनत बाधाएं होती है, अनलिमिटेड होती है बाधाएं। तो ये जब बाधाएं आती है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम घबरा के अपना जो एम है, हमने जो निर्धारित किया है उसको छोड़ देंगे? हमारा जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है उसको हम छोड़ देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कई बच्चे जो हैं जो घबरा के अपना उद्देश्य छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मुझे तो मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर ऐसा है कि बाधाएं आती है, तो ऐसा है कि समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, विद्यालय में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, अपने मित्र भी कुछ ऐसे हों जो हमें पुनर्बलित करते हैं, हमें रीइंफोर्समेंट वो देते हैं कि नहीं, तुझे बाधाओं से घबराना नहीं है, तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो जब हमें कहीं से पुनर्बलन मिल जाता है, रीइंफोर्समेंट जब हमें कहीं से मिल जाता है, चाहे वो हमें अपने माता पिता से मिले, अपने फ्रेंड से मिले, या फिर विद्यालय में टीचर्स के माध्यम से हमें पुनर्बलित किया जाए, तो जब हमें पुनर्बलन मिल जाता है तो हम वापस अनुक्रियाएं करने के लिए तत्पर होते हैं। पुनर्बलन मिलते ही हम क्या करेंगे? हमारे जो पूर्व के अनुभव है,
जो यहाँ पे बाधाएं आई थी, अनुक्रियाएं की बाधाएं आई, उसके आधार पे हमने कुछ सीखा था, कुछ अनुभव किया था कि ये बाधाएं इस प्रकार आई, इन बाधाओं को हमें किस प्रकार दूर करना है, इनसे किस प्रकार हमें लड़ना है। ठीक है, तो जब ये बाधाएं, तो इनका हमने क्या कर लिया, एक हमारे जो अनुभवों का है वो एक संगठन कर लिया। अब जब अनुभव हमें हो गए, सभी प्रकार के हमें अनुभव हो गए, हर प्रकार की समस्या से निपटने के लिए हम तैयार हो गए, किस प्रकार से हम उस समस्या को से निपट सकते हैं इसका हमें ज्ञान हो गया, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? होगी ना। जो लक्ष्य हमने, जो एम हमने निर्धारित किया था उसकी प्राप्ति होगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसे ही निरंतर चलती रहती है। फिर हम कोई उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर उसके लिए अनुक्रियाएं करेंगे, फिर हमारे मार्ग में बाधाएं आएगी, फिर कहीं से हमें पुनर्बलन मिलेगा और फिर हम अपने अनुभवों का संगठन करेंगे और अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति वो हमें होगी। तो ये जो प्रोसेस है वो अधिगम के दौरान चलती रहती है। अब इसके बाद ये जो अधिगम की जो प्रोसेस है, इसके बाद हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो अधिगम है वो कितने प्रकार का होता है। देखो, जो पहले तो है, एक अधिगम होता है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटर लर्निंग भी बोलते हैं, मोटर लर्निंग। ये गत्यात्मक अधिगम जो होता है वो होता है शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना। इसके अंतर्गत जैसे शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से कैसे सीखेंगे, जैसे बच्चा कोई है साइकिल चलाना सीख रहा है, शारीरिक क्रिया हो रही है ना, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, या कुछ और ऐसी चीजें सिलाई करना सीख रहा है, या कुछ और जो है जिसमें शारीरिक क्रियाओं का, जो इसमें शारीरिक क्रियाएं हो रही है, ऐसे जो अधिगम कर रहा है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो अधिगम कर रहा है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो एक तो हो गया ये गत्यात्मक अधिगम। फिर दूसरा जो अधिगम होता है वो होता है शाब्दिक अधिगम। दूसरा कौन सा अधिगम होता है? शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम यानी वर्बल लर्निंग, शब्दों के माध्यम से सीखना। मनुष्य जो है, मानव जो है, ज्यादातर शब्दों के माध्यम से ही सीखता है। तो शब्दों के माध्यम से जहाँ सीखा जाता है उसको बोलते हैं वर्बल लर्निंग। इसके अंतर्गत क्या है, हम जैसे शब्दों के माध्यम से भी सीख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से सीख सकते हैं, किसी प्रकार के संकेतों के माध्यम से हमें सीख सकते हैं। तो वो अधिगम आ जाता है हमारा इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है जो है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में क्या होता है? समस्या समाधान अधिगम मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी कोई समस्या हमें दी जाती है या फिर हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित हो जाती है, तो उस समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करते हैं और उन प्रयासों के माध्यम से, उस समस्या के समाधान के लिए जो प्रयास किए उसके माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है। समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई, ऐसा तो है नहीं कि हम उस समस्या को बने रहने देंगे, उस समस्या का हम समाधान करना चाहेंगे, उससे निपटने के हम प्रयास करेंगे। तो उसके माध्यम से जो हमें लर्निंग होती है वो होती है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, अब ये तो हो गए अधिगम के जो प्रोसेस और प्रकार हो गए। अब आ जाती है अपना जो मेन टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत। उद्दीपक यानी स्टिमुलस, ठीक है, अनुक्रिया रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के। अब इनका जो सिद्धांत है उसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं।
क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया हो रही है, तो इसलिए इसे जो है ऐसा थ्योरी कहते हैं। अब जब हम वो एग्जाम्पल देंगे इनका, बिल्ली का जो उदाहरण देंगे, उसके माध्यम से आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत, बंद का सिद्धांत, ये आपको अभी समझ में आएगा अच्छी तरह। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये जो है क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं कि आप सोचो कि ढूंढ आएगा उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत किसका था, यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है एग्जाम में कभी भी, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा थ्योरी किसकी है, या संयोजनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बंद का सिद्धांत कौन से विद्वान द्वारा दिया गया, या फिर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, या फिर इसका इंग्लिश कन्वर्जन ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कौन से विद्वान द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, आजकल जो सीधे क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, इनके नाम जो है, इस सिद्धांत की जो है नाम, वो ध्यान आपको रखने हैं। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इनका जो उदाहरण इन्होंने जो दिया था, बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली को क्या है, एक पजल्ड बॉक्स में बंद कर दिया। किसमें बंद किया था, एक पजल्ड बॉक्स था, उसमें बिल्ली को बंद किया। ये बिल्ली है, इसको पजल्ड बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, एक लीवर लगा दिया, इसके ऊपर पैर जब बिल्ली का पड़ता है तो यहाँ से जो है गेट खुलता है, और यहाँ पे उन्होंने एक रख दिया मछली का टुकड़ा, मछली का मांस का टुकड़ा, क्या रख दी, मछली का मांस यहाँ पे रख दिया। अब ये जो बिल्ली है वो, ये क्या हो गया, उद्दीपक, क्या हुआ, ये उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है, जिसको देखकर हम क्रिया करने के लिए तत्पर होते हैं, लालायित होते हैं, तो वो होता है उद्दीपक। जैसे आपके सामने उद्दीपक क्या है, आपकी एग्जाम, आपको एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो वो आपका उद्दीपक है, और उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, अनेक प्रकार की क्रियाएं करोगे। तो ये जो है, ये बिल्ली इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करती है, यहाँ उछलती है, यहाँ कूदती है, यहाँ कूदती है, ये सारे इसमें जंप लगाती रहती है कि जैसे भी हो मैं इस मांस का जो है, और इसका जो है वो, ये क्या भूखी बिल्ली थी, ऐसे नहीं कि पेट भरा हुआ होगा तो आप क्या कोई क्रिया करने के लिए तत्पर होंगे, क्या नहीं होंगे। ये भूखी थी बिल्ली, तो ये जब बिल्ली भूखी थी तो ये इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है, इधर कूदती है, इधर कूदती है, जंपिंग 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 करती रहती है। फिर एकदम से इसका गलती से जो पैर है वो इस लीवर पे पड़ता है, ये गेट खुलता है, ये बिल्ली आती है, मांस का टुकड़ा जो है वो ले लेती है और अपना पेट भरती है। फिर ऐसे ही फिर थॉर्नडाइक ने इसको वापस बंद कर दिया, बिल्ली को वापस इसमें। फिर ये जो है फिर वो अनुक्रियाएं करती है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करती है, और अनुक्रियाएं करते करते फिर जो है पिछली बार जब अनुक्रियाएं की थी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उसने की थी, तो उस टाइम उसके बाद इस बार अनुक्रियाओं में थोड़ी सी कमी आई। तो ये अनुक्रियाएं करते करते फिर इसका लीवर पे पैर रखता है, फिर पड़ता है, और फिर ये मांस का टुकड़ा लेने के लिए आती है, मांस का जो लेके वो ले लेती है, अपना जो उद्दीपक है उसको प्राप्त वो कर लेती है। फिर उसने थॉर्नडाइक ने इसको वापस बंद कर दिया। तो ऐसे करके ये प्रोसेस चलती रही, और फिर बाद में जो है इस बिल्ली की, थॉर्नडाइक ने देखा कि ये बिल्ली है जो पहले जितनी अनुक्रियाएं कर रही थी उसमें धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है। और लास्ट में जाके उस बिल्ली को पता चल जाता है कि ये जो है एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे पैर रखने से ये गेट खुलेगा, और गेट खुलने के बाद मैं इसको प्राप्त कर सकती हूँ। तो बहुत सारी अनुक्रियाओं में से अब इसने क्या किया, इधर से हाथ निकाले, इधर से हाथ निकाले, सब तरफ से हाथ भी निकाले इसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाई। ये गलतियां की ना इसने, तो ये जो है त्रुटियां करी इसने। तो इसको क्यों बोलते हैं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास तो किए इसने, इधर उधर जंपिंग की, बांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास किए,
फिर त्रुटियां क्या की कि इसने इधर से भी हाथ निकाले, इधर से भी हाथ निकाले, इधर से भी पर इसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक लीवर का वो बटन लगा हुआ है जिस पे पैर रखने से ये खुल जाता है। तो इसने त्रुटियां भी बहुत की। तो इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये जो बिल्ली है, अब क्या है, लास्ट में जाके इसकी जो अनुक्रियाएं हैं वो बिल्कुल कम हो गई और इसको लास्ट में पता चल गया कि इस पे पैर रखने से ये खुलेगा और ये जो है मैं मेरा जो है उद्दीपक वो प्राप्त कर लूंगी। तो बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किए और इसके माध्यम से, जैसे अब ये है बंद का सिद्धांत क्यों पड़ा, तो ये जो है बिल्ली, इसके बीच में और ये अनुक्रिया करता हो गई ना, बिल्ली अनुक्रिया करता। तो अनुक्रिया कर्ता के बीच में और उद्दीपक के बीच में क्या हो गया? एक संबंध स्थापित हो गया। क्या हो गया? एक संबंध स्थापित हो गया। तो जब ये संबंध स्थापित हो गया तो ये क्या हो जाता है? बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड स्थापित हो गया। किसके बीच में? बिल्ली के बीच में और उद्दीपक के बीच में एक बॉन्ड जो है वो बन जाता है। तो इसलिए इसको संबंधवाद का जो है संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजन ये क्या बॉन्ड जो है बॉन्ड थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए फिर यह संयोजन, संयोजन क्या है कि अचानक उसका पैर पड़ता है, अचानक, सोची समझी थोड़ी है ये, दिमाग में थोड़ी ना आया था उसके, ये अचानक होता है, अचानक पैर पड़ता है। तो अचानक जहाँ काम होता है वो होता है संयोजनवश काम। तो ये इसीलिए इस सिद्धांत का नाम रहा संयोजनवाद का सिद्धांत। तो जो ये है बिल्ली, इसमें जो है अब आपको ये समझ में आ गया होगा उदाहरण बिल्ली का। बिल्ली को लिया इन्होंने, एक पजल बॉक्स लिया, पजल बॉक्स में बिल्ली को बंद किया और ये सिद्धांत आपका यहाँ पे जो इसका जो ये था या क्या था, ये प्रयोग था, ये बिल्ली पे प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सिद्धांत के जो है वो अलग अलग नाम क्यों पड़े हैं। अब आगे जो है वो है कि थॉर्नडाइक ने अपने जो अधिगम का जो सिद्धांत है उसके 3 जो है प्रमुख नियम बताए हैं। 3 प्रमुख नियम बताए हैं। 3 प्रमुख नियम। अब ये जो 3 प्रमुख नियम है वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला तो जो नियम है वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम यानी रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। बच्चा जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा यानी तत्पर नहीं होगा, तब तक उसको सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो जब तक बच्चा स्वयं सीखने की इच्छा रखेगा तभी हम उसको सिखा सकते हैं। एक जाना पहचाना उदाहरण है, घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी पिलाया जा सकता है क्या? जबरदस्ती पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक आप स्कूल के एक उदाहरण से लेते हैं कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, तो जिन बच्चों को आंसर आता था उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, वो तत्पर थे सीखने के लिए। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे तत्पर नहीं थे सीखने के लिए, तो उन्होंने क्या, आंसर तो आएगा ही, कहीं से भी आएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, बाद में पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, तो हम परेशान क्यों हुए इसका आंसर ढूंढने के लिए। तो वो बच्चे तत्पर थे ही नहीं। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे तत्पर नहीं थे, तो आंसर क्यों देंगे? तो टीचर उन बच्चों को बाध्य नहीं कर सकता आंसर देने के लिए। तो जो है ये तत्परता का ये नियम यही कहता है कि जब तक बच्चा स्वयं अपने मन से सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तब तक उसको सिखाया नहीं जा सकता, उसको सीखने के लिए रेडी होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का
नियम यानी लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अब जब हम कोई विषय है हमने पढ़ लिया, मैथ है हमने पढ़ ली, ठीक है, उस टाइम हमें याद हो गई, लेकिन हम जब तक उसको बार बार उसका जो है अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो जो है हमारे दिमाग से स्लिप हो जाएगी, उसका विलोपन हो जाएगा, हम उसे भूल जाएंगे। क्योंकि अभ्यास का नियम क्या कहता है कि कोई भी विषय है उसका बार बार जो है प्रैक्टिस करते रहो, उसको बार बार लर्न करते रहो, तब तक तो जाके वो आपके दिमाग में स्थायी रहेगी। और अगर आप इसको बार बार जो है अभ्यास नहीं करते हो तो वो आपके जो दिमाग से है वो स्लिप हो जाएगी, आप उसको भूल जाओगे। क्योंकि जैसे अब हाँ स्कूल में लेते हैं हम जो है मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो टीचर हमें यही तो बोलता है कि इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए अलग से नोटबुक बनवाते हैं बच्चों से, तो घर जाके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जैसे हमने जो है मैथ का कोई भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का लिया या कोई भी क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा या तो उसको हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, घर आके हम उसको नहीं सीखेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो हम भूल जाएंगे। हम सोचेंगे कि ये तो याद रह जाएगा, हमें कोई नहीं भूलेंगे, कितना इजी सा तो है। तो ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हम उसको धीरे धीरे भूलते जाएंगे और अन्य विषयों पे हमारा जो है ध्यान रहेगा और ये विषय जो है हमारी स्मृति से दूर होता चला जाएगा। तो कोई भी चीज है उसका हमें जो है बार बार अभ्यास करना चाहिए। जब तक अब हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो चीज स्थायी नहीं रह पाएगी। अब ये जो अभ्यास का नियम है वो भी क्या है, दो प्रकार का होता है। एक तो उपयोग का नियम, ये दो प्रकार का होता है, उपयोग का नियम, और दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग वही, अगर हम किसी वस्तु को उपयोग में लेते हैं, किसी जो विषय हमें पढ़ाया गया है वो हमारे लिए तभी उपयोगी है जब हम उसको अपनी स्मृति में उतार रहे हैं, उसके लिए अधिगम हम कर रहे हैं, उसके लिए अभ्यास हम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी होगी। और अगर हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, स्मृति से वो दूर होती जा रही है, तो वो हमारे लिए अनुपयोगी होगी। तो ये जो है दो है अभ्यास के नियम के अंतर्गत ये दो प्रकार और बताए गए हैं। अब जो है अभ्यास का जो तीसरा नियम है वो है प्रभाव का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि चाहे हमें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन प्रयास निरंतर हमें करते रहना चाहिए। अगर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो हम सफल होंगे, हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसका? अधिगम का। जो भी हमें सिखाया गया है उसका हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम निरंतर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। हमें जो है इसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर वो नकारात्मक पड़ेगा। अब ये भी जो है वो दो प्रकार का होता है। इसमें भी क्या है, एक तो संतोष का नियम आ जाता है, संतोष का नियम, और दूसरा होता है असंतोष। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने सीखा, अधिगम किया, और जो है टीचर के द्वारा हमें पुनर्बलन दिया गया, तो हमें हमें क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा, हमें पुनर्बलन मिलेगा और हम सीखने के लिए ज्यादा तत्पर होंगे। तो ये हो गया संतोष। और असंतोष का नियम, जैसे विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई शरारती बच्चे होते हैं तो कोई
ठीक बच्चे होते हैं जो अनुशासन में रहते हैं। अब शरारती जो बच्चे होंगे तो उनको जो टीचर द्वारा डांट भी लगाई जा सकती है, या फिर उनको कोई और जो पनिशमेंट है वो दी जा सकती है। तो जो है उसका अधिगम का उसके ऊपर असंतोष, मतलब उसको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, वो अधिगम करने के लिए जो है तत्पर नहीं होगा, उस पर जो है अधिगम का प्रभाव सकारात्मक नहीं पड़ पाएगा। नहीं, तो संतोष और असंतोष ये दो जो है इसके प्रभाव के नियम के प्रकार बताए गए हैं। अब ये तो हो गए अधिगम के जो है मुख्य नियम। अब इन मुख्य नियमों के अलावा जो है थॉर्नडाइक ने अधिगम के गौण नियम भी बताए हैं। गौण नियम ये कितने बताए हैं? 5 मुख्य नियम। ये जो गौण नियम है ये मुख्य नियमों से ही जुड़े हुए हैं, उनसे किस प्रकार रिलेटेड है ये हम आपको बताएंगे। जैसे पहला जो नियम है वो है बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का नियम, तो ये तो हमने देखा ही था कि जो बिल्ली है वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करती है, इधर कूदती है, ऊपर नीचे सब तरफ उसने जंपिंग की, तब जाके उसने जो है लीवर का, उसको पता चला लीवर का, और जो है जो एग्जैक्ट पॉइंट है उस पे पैर पड़ा उसका, और वो जो है गेट खुला। तो बहुत सारी क्रियाएं करके जब विद्यार्थी सीखता है तो वो हो गया बहुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया यानी लॉ ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी क्रियाएं की, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रियाएं हो रही है। अब बहुत सारी क्रियाओं में से फिर जो है धीरे धीरे क्रियाएं कम होती जा रही है लक्ष्य की ओर। वो जो है विद्यार्थी, समझ लो यहाँ पे बिल्ली की बात है, तो वो बिल्ली जो है उसका जो उद्देश्य था, जो उसका एम था उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करना, वो उसको प्राप्त कर लेती है। तो बहुत सारी क्रियाओं के बाद धीरे धीरे क्रियाओं में कमी आती जा रही है, तो ये हो जाता है आंशिक क्रिया का नियम। इसके बाद जो थर्ड नियम आता है वो है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या हो जाता है? एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी। ये एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी, तो ये जो नियम है वो किस नियम से मेल खा रहा है, आप बता सकते हैं? ये जो नियम है वो थॉर्नडाइक के प्रमुख नियमों के किस नियम के अंतर्गत आ रहा है? तत्परता का नियम लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है इस पे? तत्परता का नियम। तो जब तक बच्चा तैयार नहीं होगा, उसकी मनोवृत्ति नहीं होगी, वो मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, वो अधिगम को सकारात्मक रूप में नहीं लेगा, तब तक वो सीखने के लिए तत्पर नहीं हो सकता है। उसको सीखने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी अभिवृत्ति, उसका एटीट्यूड जो है वो सीखने के लिए सकारात्मक होना चाहिए, और उसकी जो मनोवृत्ति है, मानसिक जो उसकी मानसिक जो एबिलिटी है, मानसिक जो उसका एटीट्यूड है वो उसका इसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। सीखने के लिए जो बच्चा है वो तैयार होना चाहिए। तो ये इससे मैच कर गया ना अभी थॉर्नडाइक के जो प्रमुख नियमों के अंतर्गत ये इसमें शामिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है इनका जो नियम है वो है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम।
सादृश्यता का मतलब क्या होता है कि पहले का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे ज्ञान में सहायक सिद्ध हो सके। धनात्मक जो अधिगम होता है वो यहाँ पर लागू हो जाता है, धनात्मक स्थानांतरण का जो नियम है वो यहाँ पे लागू होता है। सादृश्यता मतलब जैसे बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया, साइकिल चलाने के आधार पे वो स्कूटी चलाना सीख जाता है, फिर स्कूटी के आधार पे वो मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। तो जो पहले का सीखा हुआ ज्ञान है वो उसके नेक्स्ट आगे जो ज्ञान जो नेक्स्ट जो सीखना चाह रहा है उसमें सहायक सिद्ध हो रहा है, तो वो हो जाता है सादृश्यता का नियम। जैसे आप पिछली कक्षा में कुछ पढ़ के आए हो, उस विषय से रिलेटेड कुछ आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपको अगली कक्षा में सहायक सिद्ध हो रहा है, तो वो हो जाता है सादृश्यता का नियम से संबंधित। ऐसे नहीं कि ये जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर मोटरसाइकिल, आपने स्कूटी चलाना सीखा, फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके आधार पर 4 व्हीलर भी चलाना सीख जाओगे। क्या 4 व्हीलर को 2 व्हीलर में चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो है नियम 2 व्हीलर्स के लिए, ये 4 व्हीलर मत चलाने लग जाना कहीं आप। तो ये है सादृश्यता का नियम। अब आपको समझ में आ गया होगा सादृश्यता क्या हुई कि पहले सीखा हुआ ज्ञान आगे जो हम सीखना चाह रहे हैं उसमें सहायक सिद्ध हो, तो वो सादृश्यता का नियम कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, साहचर्य लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये जो साहचर्य का नियम है वो क्या है, इसके अंतर्गत जैसे एक विषय का जो है ज्ञान वो दूसरे विषय में सहायक सिद्ध हो रहा है। जैसे फिजिक्स में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैथ जैसे ही जो है उसमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं, और ऐसे ही जो है मैथ में आते, तो दोनों का जो है कोरिलेशन हो रहा है ना, साहचर्य हो रहा है कि मैथ और फिजिक्स दोनों एक जैसे विषय हैं, तो मैं मैथ पढ़ूंगा तो मेरे को फिजिक्स में पढ़ने में भी जो है वो सहायता मिल जाएगी। तो एक विषय का दूसरे विषय के साथ कोरिलेशन करके जब अधिगम किया जाता है तो वो आ जाता है साहचर्य के नियम के अंतर्गत। लगता है ना हमें कि ये तो अरे ये तो फिजिक्स है, इसमें तो मैथ जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं तो फिजिक्स भी ले लेता हूँ और मैथ भी ले लेता हूँ, तो दोनों में जो है मेरे को जो सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से मैं सीख पाऊंगा। तो यहाँ पे हो गया साहचर्य का नियम। अब ये जो साहचर्य का जो नियम है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और उभर के आता है कि जो ये साहचर्य का नियम है वो कौन से विद्वान द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत से संबद्धता रखता है। तो बताओ आप कौन से विद्वान द्वारा दिया गया, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये जो है वो पावलोव का जो सिद्धांत है, पावलोव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उससे ये जो है वो कोरिलेशन रखता है, उससे भी ये संबंधित है। तो ये जो है 5 नियम थॉर्नडाइक ने गौण बताए हैं और 3 नियम जो है वो जो है प्रमुख नियम बताए हैं। अब ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो है शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इसके शैक्षिक महत्व क्या है। तो जो है इसमें क्या है, शैक्षिक महत्व क्या हो सकता है। एक तो जो ये है छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, छोटे बालकों के लिए, क्योंकि छोटे जो बालक हैं उनको आप देखते हो बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, गिरते हैं, उड़ते हैं, पढ़ते हैं, चलना सीखते हैं, तो पहले उठने की कोशिश करेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर गिर जाएंगे, तो फिर ऐसे कर करके वो धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं। तो छोटे बालकों को जब हमें सिखाना हो तो उसके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत ज्यादा उपयोगी रहता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है कि इसमें ये जो सिद्धांत है वो है मानसिक तैयारी पर बल देता है, मानसिक तैयारी पर बल देता है। सही भी है, जब तक बच्चा मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं होगा सीखने के लिए तो हम उसको सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो जो है अभ्यास
मानसिक रूप से हमें तैयार होना पड़ेगा, बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। अब विद्यालय में भी अगर हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो उसको पहले प्रिपेयर करते हैं। बच्चा छोटा होता है, उसको स्कूल जाने के लिए पहले से ही घर पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं अपन कि बेटा स्कूल में ऐसा होगा, तुझे ट्रॉफी भी मिलेगी, तुझे वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होंगे, वो तुझे बहुत सारा प्यार भी देंगे। तो ऐसे हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं स्कूल जाने के लिए। और फिर स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर कर लिया, लेकिन वहाँ पे सीखने के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। तो इसके लिए वो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं मानसिक रूप से तैयार करने के लिए बच्चे को। फिर नेक्स्ट जो है, ये जो सिद्धांत है वो अभ्यास को प्रतिपादित करता है। अभ्यास को महत्व देता है, अभ्यास का महत्व तो सही भी है। हम अगर किसी चीज का अभ्यास नहीं करेंगे, उसको बार बार रिकॉल नहीं करेंगे, तो वो उस चीज को हम भूल जाएंगे। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, अपना एम को हमें प्राप्त करना है, तो हमें बार बार हर विषय का, जो विषय हमारा हमने चूज किया है उसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि इसमें गलतियों से लाभ उठाकर सीखने का अवसर मिलता है। हमें गलतियों से लाभ उठाकर सीखने का अवसर मिलता है। हम अपने जीवन में कितनी सारी गलतियां करते हैं, उन गलतियों से फिर हम कि जैसे हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी अपना प्रेजेंट यही है कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, अभी से नहीं पहले से पता नहीं कितनी बार दे चुके, लेकिन सफल हुए ही नहीं। तो कुछ कमियां रह गई होगी, हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई होगी, इसी वजह से तो हम सफल नहीं हो पाए। हम या तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही नहीं समझ पाए, क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर वो पूछना क्या चाह रहा है यही हम समझ में नहीं पाए। तो जब हम समझ ही नहीं पाए तो हम जो है सक्सेस कैसे होंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपने अनुभवों का संगठन किया कि मैंने पहली बार जब रीट की एग्जाम दी थी उसमें क्वेश्चन इस प्रकार का आया था, वो मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया था। फिर नेक्स्ट बार जब मैंने दी तो फिर वही गलती कर दी। फिर अब जो मैंने है डिसाइड कर लिया है कि ये क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार बनता है और इस प्रकार क्वेश्चंस में से हमें एक एक जो है शब्द को हमें जो है पकड़ना पड़ेगा और उस शब्द को पकड़ के हमें जो है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो आपने कितने सारे अनुभवों का संगठन किया, इतने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, आपने इतने उन सारे अनुभवों का संगठन किया। और जब आपसे कोई पूछने आ जाता है कि फिर पूछने आता है कि मैं रीट की तैयारी कैसे करूं, मैं कितने दिन से रीट की तैयारी कर रहा हूं, तू मुझे कुछ सलाह दे, मेरा दोस्त है तो मुझे कुछ सलाह दे, तो वो सलाह दे सकता है ना उसको कि हाँ तुझे ये गलतियां हैं मैंने की थी, वो गलतियां तुझे नहीं करनी है। तो ऐसे हम उसको सलाह दे सकते हैं। तो गलतियों से लाभ उठाकर सीखने का अवसर हमें मिल रहा है। गलतियों को गलत मत मानो, गलतियां भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। उन गलतियों को पॉजिटिव वे में लो, उनको सुधार करने का प्रयास करो। तो हम क्या है कि उन गलतियों से लाभ उठाकर सीख सकते हैं। हमें सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक हमें सोचना है। अब ये जो सिद्धांत है वो क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा वैसे तो। अब इस सिद्धांत से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको ना ध्यान से पढ़ना और इसमें से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।